जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने एक बहुत ही अच्छी मिलने वाली मेरी फ्रेंड ही कह लें आप, उसकी तरफ जा रही हूँ। वो यहाँ मॉन्ट्रियल में अपना बिज़नेस करती हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका बिज़नेस चल रहा है यहाँ पे। तो आज मैं उनकी तरफ जा रही हूँ और उनका इंटरव्यू करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वो मॉन्ट्रियल में यहाँ पे जो अपने बिज़नेस को कर रही हैं तो उन्होंने किस कदर अच्छे तरीके से अपने इस काम को लेकर आगे बढ़ी हैं। एज ए खातून होने के नाते मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं उनके घर पहुँचने वाली हूँ, फिर मैं वो सारे इंटरव्यू आपको सुनाऊँगी कि उन्होंने यहाँ पे कनाडा में कैसे पहुँची, कब पहुँची, कितना टाइम उन्होंने यहाँ पे लगाया और आज वो जिस मुकाम पे खड़ी हैं उसके लिए उन्हें कितनी मुश्किलात देखनी पड़ी और वो आज जिस मुकाम पे हैं वो कैसा फील करती हैं। तो मैं बस उनकी तरफ पहुंचने वाली हूं। जैसे वहाँ ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मुकाम पे कम नहीं है, सिर्फ उनको मेहनत करनी है और अपना मुकाम बनाना है। तो चलते हैं फिर उनके घर। ये जी बिल्कुल हम उनके घर के पास पहुंच चुके हैं और मुझे थोड़ा सा एड्रेस ढूंढने में मुश्किल हुई, लेकिन मैं उनके बिल्कुल घर के बाहर पहुंच चुकी हूँ और अब ये हम गाड़ी को यहाँ पे उनकी पार्किंग में खड़ी करते हैं। ये वो गिरदुनवा है उनके घर के बाहर। तो मैंने अभी उनको कॉल की है तो वो बस 2 मिनट के लिए कहीं बाहर निकली हैं और वो कहते हैं जी मैं वापस आ रही हूँ, तो आप थोड़ा मेरा वेट कीजिए। तो उतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जहाँ पे रहती हैं बड़ी प्यारी जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत माहौल है और स्नो भी पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा ही मज़े की जगह बनी हुई है स्नो के साथ। ये जनाब उनका घर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये घर उन्होंने ख़ुद अपनी मेहनतों से बनाया है, ये इनका अपना ज़ाती घर है। ठीक है, मैं इस खातून तो नहीं, मैं लड़की ने कहूँगी कि मैं इनका जो है वो इंटरव्यू करूँगी और उनसे सारी बातें जानेंगे कि एक औरत को जो कि बच्चों की माँ भी हो और उसको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। तो ख़वातीन को हमेशा मेहनत करना चाहिए और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम मर्दों के बिल्कुल बराबर हैं। मर्द अगर इस दुनिया में काम कर सकते हैं तो हमें भी करने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहिए। तो चलें, बस उनकी गाड़ी को मैं देख रही हूँ, वो आ रही हैं तो मैं फिर वहाँ से। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्नो में इस तरह से बिल्कुल एडजस्टमेंट कर ली जाती है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए और इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि सुबह सुबह आपको अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करनी पड़ती, साफ़ सुथरी गाड़ी मिल जाती है, लाइक बिल्कुल इसी तरह जैसे गिराज है। तो ये उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह बनी हुई है। मैंने अपनी गाड़ी जो है वो साइड पे खड़ी कर दी है मैंने साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी है ताकि जब वो आएँ तो उन्हें रास्ता क्लियर मिल जाए। अच्छा जी, ये आमना है, इनके घर हम चल रहे हैं, हम इनका इंटरव्यू करेंगे और देखते हैं ये कहते हैं कि क्या कहती हैं, क्योंकि ये भी अभी बाहर से आई हैं और अभी वो हमारे लिए डोर को ओपन कर रही हैं। ये हैं जनाब हमारे। हेलो टाइगर। ये जी बहुत बहुत मज़े की बिरयानी और हम खाना खा रहे हैं। खाने के बाद हमारा इंटरव्यू चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मैं आपकी तरफ आई और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इतनी बिजी लाइफ में से टाइम दिया। मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ। ये हैं जी हमारे साथ आमना जी, जो कि यहाँ कनाडा में एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगलिंग इनकी लाइफ है और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आमना जी मुझे आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी आपसे कि आप कहाँ से हैं? थैंक यू वेरी मच अजरा फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये चांस दिया। जी मैं पाकिस्तान लाहौर में बॉर्न थी। अच्छा अच्छा। एंड मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप कश्मीर से हैं, बेसिकली आप कश्मीर से हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लाहौर में से यहाँ पे मूव हुई और कब आई आप कनाडा में? असल में लाहौर से हम लोग दुबई मूव हुए थे। तो अच्छा, दुबई में मैं लाइक टीचिंग भी करती रही हूँ। अच्छा। और मैंने कुछ अर्सा मर्सिडीज़ में भी काम किया। अच्छा। और उसके बाद हम 2010 में मेरी मॉन्ट्रियल
हुई थी। 2010 में आपको मॉन्ट्रियल डायरेक्ट आप क्यूबिक मॉन्ट्रियल में आई? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ आके कैसी लाइफ रही ये बताइए लोगों को। कनाडा आने के बाद स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी कैसे स्टार्ट हुई और आपने लाइफ में क्या क्या किया, अब आपने बताने हमने सुनना है। जब मॉन्ट्रियल मैंने इसलिए चूज़ किया था कि ये थोड़ा सा मोर यू नो अ बिट आई कैन से चैलेंजिंग सिटी था। अच्छा, ये तो फ्रेंच एरिया भी है। ये मुझे हमेशा से चैलेंज एक्सेप्ट करने की शौक था, यू नो। तो आपको ये किसी ने बताया कि आप मॉन्ट्रियल चले जाओ या आपने सर्च किया है? मैंने खुद काफ़ी रिसर्च की थी। अच्छा। तो मैंने ये था कि बच्चों को फ्रेंच क्यों ना सिखाएं, और पता चला था कि मॉन्ट्रियल में रह के ही फ्रेंच आ सकती है। अच्छा। जो ठीक फ्रेंच है वो हम लोग यहाँ पे ही आके सीख सकते हैं। तो इसलिए चूज़ किया। फिर कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो थी यहाँ की काफ़ी कम थी, इस वजह से भी। और वाकई जाते साथ ही हम लोगों ने मैंने फ्रेंच स्कूल में एडमिशन ले लिया फुल टाइम। अच्छा। और बच्चों ने भी फ्रेंच स्कूल जाना शुरू कर दिया और मैंने बहुत एंजॉय किया इसको। मतलब पहले मैं दुबई में जॉब करती थी और उसके बाद एकदम से पढ़ाई शुरू कर देनी दोबारा से। आपने यहाँ पे आके फ्रेंच सीखी? हाँ जी। फ्रेंच में 1 साल आपने फ्रेंच जैसा बता रही थी सीखी, ठीक है। तो उसमें जब बच्चे भी स्कूल जाते थे, आप भी स्कूल जा रही थी, तो उस दरमियान में आपको कितना मुश्किल लग रहा था कि बच्चों को स्कूल भेजना, आपने भी स्कूल टाइम पे पहुंचना और आप जा भी अपने जगह से बहुत दूर रही थी, तो वो चीज़ हमें बताइए कि वो कैसा आपने? फ्रेंच स्कूल और बच्चों का स्कूल ऑलमोस्ट एक ही बिल्डिंग में था। तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बच्चों को वहीं पे छोड़ती थी सुबह और फिर वहाँ से अपनी क्लास लेने चली जाती थी और वापसी पे वहीं से पिक करके घर ले आती थी। हाँ, लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, लकीली मुझे पहली जॉब जो ऑफर हुई थी ऑफिशियल जॉब, वो एक माइनिंग फर्म में हुई थी। अच्छा। जिसमें मुझे एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट वहाँ पे क्या काम होता था? उस कंपनी में क्या काम करते? मेरा तो यही था कि कुछ इनवॉइसेस, अकाउंट्स, ऑफिस वर्क। हाँ, ऑफिस वर्क था, उसको हैंडल करना था। लेकिन वो कंपनी जो थी वो माइनिंग कर रही थी, स्टील के या आयरन की माइनिंग कर रही थी। तो उसमें कुछ इंजीनियर्स वगैरह और इन सब के साथ कुछ कॉस्ट कंट्रोल, ये सब मुझे सीखने को भी मिला वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर SAP उसकी ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छा रहा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे अच्छी ऑफर्स मिली, फिर मैंने वो चेंज की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे फील हुआ कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मेड फॉर मी। तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं ये प्रॉपर्टी की फील्ड में आती हूँ? इंटरेस्ट था आपका? नहीं, मुझे कोई इतना वैसे मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी रियल्टर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय करती थी। हाँ, मकानों के सेल परचेज करना और रेंट पे देना लेना करना, मतलब ये आपका इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट था। और जब मैंने खुद से घर लेने का सोचा, जब मैं थोड़ी स्टेबल हुई यहाँ पे और मैंने सोचा कि घर लिया जाए, तो तब मैंने जब इसके बारे में ज़्यादा जानना शुरू किया तो मुझे फील हुआ कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा। और लेकिन उसके बाद कुछ मुझे खुद ही से जॉब ऑफर हो गई। मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं, आपने इसमें फिर कोई कोर्स किया, कोई सर्टिफिकेट लिया, कोई पढ़ाई की, जो इस फील्ड में आप जब प्रॉपर्टी की फील्ड में आई हैं, तो मैंने सुना इसमें कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ जी, मैंने कॉलेज इमोबिलिया दे क्वेबेक से ये रियल एस्टेट का कोर्स किया है। अच्छा, कितने अरसे का था ये कोर्स? ये 6 मंथ्स का फुल टाइम कोर्स होता है। अच्छा। इसका एग्जाम फ्रेंच में ही देना पड़ता है। और अगर आप फ्रेंच में नहीं देते एग्जाम तो फिर आपको कुछ फ्रेंच और जो उनकी असेसमेंट्स होती हैं वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ती हैं। तो मैंने तो खैर चांस लेके फ्रेंच में ही एग्जाम दे दिया था और अल्लाह का शुक्र है मैं पहली दफ़ा ही यहाँ पे पास हो गई। उसके अलावा मुझे मैगिल में भी अप्लाइड फाइनेंस और अकाउंटिंग की मैंने स्टडीज़ की है। अच्छा। हाँ जी, कुछ मैंने मुझे बच्चों की वजह से कुछ दरमियान में छोड़ना पड़ा और कुछ कंप्लीट कर लिए मैंने कोर्सेज। अच्छा। उसके अलावा मैं हमेशा से पढ़ने की तरफ जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए भी मैं हमेशा से साइन अप करती रही हूँ, अप टू डेट रखा अपने आप को। तो जब आप यहाँ पे कनाडा में आए तो बच्चे किस उम्र में थे? मेरा बेटा 8 इयर्स का था ऑलमोस्ट। और बेटी मेरी 5 की थी। अब तो माशाल्लाह वो जवान हो गए हैं। अब तो आपने बड़ी स्ट्रगल करके। तो आप अब ये बताइए ना कि जब आप कनाडा में मॉन्ट्रियल में पहुंच गई
तो लाइफ में क्या क्या मुश्किलात आई और कैसे इन मुश्किलात से आप निकली, ये एक अपनी स्टोरी हमें बताइए, ताकि हमारे जो बाकी लोग आपको देखें उन्हें भी ये पता हो कि भी स्ट्रगल लाइफ जो होती है वो करनी पड़ती है और एक दिन उस मुकाम पे आ जाते हैं जहाँ पे अब आपको मैं देख रही हूँ। आप मुझे ज़रा अपनी थ्रू आउट स्ट्रगल भी बताती चली। जब मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी तब मैं लोगों को हसरत से देखती थी जो ऑफिस में काम करते थे, और मैं कहती थी कि हमारी तो शायद यही स्ट्रगल थी कि हम लोग कनाडा पहुँच गए। अब शायद हमारे बच्चे जो हैं वो शायद दे विल बी एबल टू गेट गुड जॉब्स, और शायद वही होंगे जो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके कुछ अच्छी जॉब्स में जाएंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट में आएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान होगा कि वो बच्चों की तो नहीं हमारी ही दुआएं कबूल कर लेगा और हमें एक बहुत अच्छे टाइम पे ही हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था सबसे पहले तो फ्रेंच, जिसको लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया और उसमें एक था कि चार्म था, उसे शौक से सीखा, बहुत शौक से। बोलने का भी शौक था, चाहे गलत बोली चाहे जैसे मर्जी, चाहे शुरू में लोग क्रिटिसाइज करते थे गलत बोली, ये है वो है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग, वी आर प्रैक्टिसिंग। कुछ फ्रेंड्स ऐसे रखे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी और हमें फ्रेंच नहीं आती थी, तो हम लोग अपनी साइंस की लैंग्वेज में बात करते थे। फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि मुझे तो फ्रेंच आ गई लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आ सकी। आपने उनसे, अपने दोस्तों से फिर प्रैक्टिकली कुछ मैंने दोस्त, हाँ जी, कुछ मैंने, तो आपने सिर्फ कोर्स ही किया ना? अच्छा। मैंने असल में बच्चों के फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे ना, उन ऐसे पेरेंट्स को दोस्त बना लिया जो खाली फ्रेंच बोलते थे। अच्छा। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। और वो लोग, उनमें ये था कि हमें कॉमन ये था कि बच्चों के ऊपर हम किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर लेते थे। ठीक है। फिर कुछ बच्चे खुश होते थे इकट्ठे आउटिंग करके, तो उसमें भी हम इंजॉय कर ही लेते थे कि बच्चों को इकट्ठे लेके जा रहे हैं। मतलब वो फ्रेंड्स थे और आप उनके मदर फादर के साथ मिलके फ्रेंडशिप की और सीखने का मौका मिला, सीखने का मौका। हाँ जी, जबरदस्त। उसके अलावा जॉब भी कुछ ऐसी की जिसमें कस्टमर सर्विस की जॉब्स हो गई, और जॉब भी की, लाइक मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया। कुछ लोगों ने हमारे साथ जो शुरू में होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। लेकिन आप थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम बताना चाहें तो ज़रूर बताइए, क्योंकि नए आने वाले लोग जो हैं जब उन चीज़ों को सुनते हैं तो वो उसके लिए शुरू से प्रिपेयर होकर आते हैं कि जी ये मुश्किलात आएंगी। ये कनाडा कोई खूबसूरत जन्नत तो है लेकिन आने वालों के लिए एकदम से नहीं है। क्या कहेंगे आप इसमें, सही बात है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि जब हम आते हैं तो हम बहुत डरे हुए होते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त में। हम लोग बहुत लोगों से डरे होते हैं कि अभी हमारे पास शायद अभी हमें PR नहीं मिला या अभी हमें सिटीजनशिप नहीं मिली तो हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं, या हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए डरते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे उस वक्त नहीं डरना चाहिए था। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, क्योंकि अब मैं देखती हूँ जब हम हायरिंग सिचुएशन पे आते हैं, वेयर वी आर हायरिंग पीपल, हम अच्छे टैलेंटेड स्किलफुल लोगों के लिए खुद ही मींस प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके अलावा ये था कि अगर हम लैंडलॉर्ड है तो उससे हम डरते थे, उससे हम लोगों को बस रह रहे हैं कि जी अभी तो हम सिटीजन नहीं हैं तो हम रह रहे हैं, जैसे मर्जी वो हमें अब्यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। जॉब में लोगों के एक्सपीरियंस आपको है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब लोग मतलब रेस्टोरेंट्स में या इस तरह की और जॉब्स करते हैं, उसमें ये होता है कि वो कम सैलरी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि जो लीगल लेबर रेट है उससे कम होती है। और उसके बाद वो लोगों को मतलब ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा वो कुछ आवर्स ऐसे काम करते हैं जो पेड नहीं होते, जो उनको पे नहीं करते। वो ये सब एम्प्लॉयर आई थिंक वो जो होते हैं ना, इन जॉब्स के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़रा ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द लैंडलॉर्ड्स एंड सम अदर वो फायदा उठाते हैं बेबसी का कि ये नए नए आए हैं, इन्हें क्या पता ना, इन्हें क्या पता, और जितना इनका आप वो कर सकते हो करो। हालांकि लोग समझते हैं कि जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं तो ये डॉलर दरख्तों पे लगे होते हैं, जबकि बहुत मेहनत ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन मेहनत का फल मिलता है, हाँ ये है कि कुछ कंट्रीज में आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत का फल मिलता है। और फिर ये है कि
अब लाइक कभी शायद हम यहाँ पे घर का काम तो हमें सारा खुद ही करना पड़ता है, जो हमें लगता ही नहीं है। घर का काम हम लोग मैनेज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसको कुछ इस तरीके से कि वो घर का काम करना या घर की कुकिंग करना वो आपको काम ही नहीं लगता। और लेकिन अब देखिए उसके बाद जाके रेस्टोरेंट्स में काम करना और फिर वहाँ पे हर तरह का काम करना, फिर उसके बाद कभी आपको वो लोग पे करते हैं, कभी वो अपने हिसाब से पे करते हैं, कभी वो आपको लो सैलरी ऑफर करते हैं। तो ये सब कुछ इंसान को अवेयरनेस नहीं होती और हम लोग आके ये समझते हैं शायद कि हम लोगों को वो जॉब्स नहीं मिलेंगी जो वाइट पीपल्स को मिल रही हैं, ये है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। अगर आपका लीगल स्टेटस है यहाँ पे, चाहे वो आप रिफ्यूजी ही हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए भी अप्लाई तो कर सकते हैं। आपने फिर जब ड्राइविंग का सुनाइए, लोगों को बड़ा ड्राइविंग का होता है कि आपने कार के लिए लाइसेंस जो हासिल करना था उसमें आपने क्या किया? मतलब स्टार्ट में कोई क्लासेस ली या आते आपका एक्सचेंज करवाया आपने अपने लाइसेंस को, या क्या किया? और इम्तिहान कितनी दफ़ा एग्जाम दिया? और ये थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, ये इंटरेस्टिंग तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। असल में मेरे पास दुबई का लाइसेंस था और वो मुझे बड़ी जल्दी मिल गया था। अच्छा। तो मैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी। जब यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक्सचेंज कर लीजिएगा एक एग्जाम देके, तो आप एक्सचेंज कर लीजिएगा। तो रिटर्न में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब वो प्रैक्टिस पे आया ना तो उस पे मुझे प्रैक्टिस के शायद पैसे देने पड़ते थे हर दफा के। और उस वक्त आपको पता है हम लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। वो मेरे ख्याल $20-25 घंटा लेते हैं। हाँ, तब वो $25-30 घंटा लेते थे। उसके अलावा हमारी फीस जो होती थी वहाँ की भी होती थी, तो मैं फेल हो जाती थी। पैसों के डर की वजह से मैं 10 दफा फेल हुई। मैं भी बड़ी दफा फेल हुई हूँ। मैं जब मैं 10 दफा फेल हुई तो फिर एक बंदे ने मुझे कहा, लेबनीज थे वो, उन्होंने कहा कि तुम मुझे पैसे ना देना, तुम मुझे सिर्फ तभी देना जब तुम पास होगी। और मुझे अभी तक याद है कि उनकी वाइफ तस्वीर लेके गई थी साथ अपने। अच्छा। तो और वाकई जब उन्होंने ये कहा और मेरे ऊपर ये बोझ नहीं था कि मुझे इनको मतलब इतने पैसे देकर नहीं करने हैं, तो मैं पास हो गई। अच्छा, पता है क्या आमना, जो लोग उधर से आते हैं ना उनके पास भी लाइसेंस होते हैं, वो कहते हैं मसला कोई नहीं, हमने वहाँ जाना है और लाइसेंस को चेंज करवाना है और हमने गाड़ी चलानी है। यहाँ आने के बाद ये एग्जाम पास करना और कनाडा का वीज़ा लेना एक बराबर है। ऐसा है कि नहीं? मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा फेल हुई कि मैंने आखिरी दफ़ा जब गई तो मैंने सोचा कि यार इन्होंने मुझे पास कोई नहीं करना और मैं कनाडा की सड़कों पे कभी गाड़ी नहीं चला सकती, और मैं उस दफ़ा पास हो गई। और मैं पास हुई, मुझे समझ ना आई, मेरा दिल करे मैं ये जो पास से कोई गुजर रहा है उसको भी रोक के बताऊं ये बात सुन मैं पास हो गई। मुझे इतनी खुशी हुई उस पास होने की। तो आपको कैसा लगा जब आपने पास किया, इतनी दफ़ा फेल हो गई? असल में मुझे तो बहुत ज़रूरत थी। अच्छा। क्योंकि मेरी तो लाइफ एक डिपेंडेंट थी, वैसे भी बच्चों को लेके अकेले, छोटे छोटे से बच्चों को लेके अकेले जाना मेट्रो बस में बहुत मुश्किल था। तो ग्रोसरीज लाना, ये सब कुछ, तो मेरा तो ये था कि मुझे तो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सारी उम्र भी लगना पड़े, लेकिन मैंने लेना ही नहीं। तो यहाँ पे तो हर महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है मॉन्ट्रियल में, आगे पीछे तो होता है ना, एक दफ़ा फेल हो गए फिर दे दो फिर दे दो फिर दे दो, लेकिन यहाँ तो कोई 27-28 दिन के बाद अगली बारी आती है। ऐसे ही ना मॉन्ट्रियल में? अब मुझे याद सही से नहीं है क्योंकि बहुत अरसा पहले था, लेकिन मुझे टाइम लगा। मुझे इसलिए टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी मुझे वो वेट नहीं करना पड़ा जो लाइक न्यू ड्राइवर्स को करना पड़ता है, न्यू लर्नर्स को। मेरा दुबई का था तो नहीं, इसमें ये होता है ना, जब एक दफ़ा फेल हो गया आपने नई अपॉइंटमेंट फिर लेनी है, उस अपॉइंटमेंट में वो टाइम लेते हैं 25-26 दिन का, याद होगा आपको? हाँ, वो 25-26 दिन का होता है, वो तकरीबन 1 महीने बाद ही अगली बारी आती है, वो भी उनके पास ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल में ये डर ज़्यादा है क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हम लोग को तो वो स्टॉप साइन पे आपने सही नहीं रोका तो फेल हो गए, आपने पेडेस्ट्रियन का ख्याल नहीं किया तो फेल हो गए, आपने गाड़ी मोड़ते हुए वो क्या स्पॉट साइन नहीं देखे तब फेल हो गए। इतनी दफ़ा वो फेल करते हैं कि मैंने तो कहीं सर को हिला हिला के थक जाना है हमने। अच्छा। हाँ, वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि जब हम उसके बाद ड्राइव करते हैं तो हम लोग बड़ा सेफ करते हैं। पहले साल में टिकट भी ज़रा ज़्यादा मिलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से टिकट मिलना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन ये तो एक हमारी अब फिर आप ये बताएं कि अब आप प्रॉपर्टी वाली साइड पे आई, जो मैं देख रही हूँ कि आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कर लिया हुआ और भी लिए हुए, इधर आई और क्या क्या आपने फेस चैलेंज देखे और किस तरह से ये स्टार्ट लिया?
यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का है ये तो मुझे किसी ने ऑफर की थी जॉब, क्योंकि इससे पहले मैं जो जॉब करी थी उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, लाइक उनके 40 कंट्रीज में ऑफिसेस थे और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जिस जिस कंट्री में प्रोजेक्ट्स थे मुझे वहाँ पे ट्रैवल करना था, जो मेरे बच्चों के साथ बड़ा सूटेबल नहीं था। तो मैंने फिर वो रिज़ाइन किया और मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी जिसमें मुझे बिल्कुल भी मूव ना करना पड़े, यू नो। तो और मैं समझ रही थी शायद अकाउंटिंग में, लेकिन ये मुझे मेरी फ्रेंड ने जॉब ऑफर की कि हमारी बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट 500 अपार्टमेंट्स हैं, अगर तुम आ सको, क्योंकि जो हमारी एम्प्लॉई थी जो हमारे साथ शुरू से थी उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, ओनली 3 months, ओके, दे सेड ओके, नो प्रॉब्लम। और जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे इसमें बहुत मजा आने लग गया, तो उन्होंने एज ए जेनिटर या एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर, क्योंकि ऐसा ये था कि उनके काफी सारे जेनिटर्स वगैरह थे, लेकिन ऑफ कोर्स उनको तो देखना और उसके अलावा ये था कि जो उनकी अकाउंटिंग भी, मैं उसमें अकेली थी जो सब कुछ मैनेज कर रही थी। मैं उनके लिए बुक कीपिंग भी कर रही थी, उनके रेंट रोल्स, उनके रिन्यूअल्स, उनके मतलब लीगल भी, जो कुछ भी, हाँ, जो कुछ भी है, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, रिजिड लॉजमा जाना, के फाइल्स ओपन करनी, व्हाटएवर। तो वो सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे ना सिर्फ सिखाया, उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। पहला आपका कहाँ पे था? डोरवाल। अच्छा, डोरवाल एयरपोर्ट के करीब। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दे दी, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा था एज ए सिंगल मदर के मेरा ऑफिस जो था वो नीचे था, यानी कि उसी बिल्डिंग में, उन्हीं बिल्डिंग्स की एक बिल्डिंग में। और मैं फ्लेक्सिबल थी, जब भी बच्चों को देखना होता था मैं घर आ सकती थी। बच्चे जब कभी चाबी गुम हो गई, कोई ऐसा मसला हो गया, मामा किधर है, वो आ जाते थे। तो वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट जॉब थी मेरी सिचुएशन में। और लाइक दैट वाज एन आइडियल जॉब, यू नो, और सैलरी भी ठीक थी, यू नो। कितना अर्सा किया फिर वो मैंने तब तक किया जब तक मेरे बेटे का एक्सीडेंट। अच्छा, आपने बताया था आपके बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया। वो अगर आप चाहें थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि हुआ कैसे था? हाँ जी, वो ट्रेन एक्सीडेंट था। वो 16 इयर्स का था और इसी तरह 16 साल का। हाँ जी, वो 16 साल का था जब वो अपने दोस्त के साथ डाउनटाउन गया था और वापसी पे ये मिसहैप हो गया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। हाँ जी, बता रही थी। अच्छा, ट्रेन बहुत फास्ट चलती है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, वो ट्रेन रुक रही थी। अच्छा, तो खैर वो एक ट्रेन के नीचे आया, फिर वो दोस्त उसका भाग गया समझ के कि शायद ही इज नो मोर और व्हाटएवर, उसने नहीं किसी को बताया। फिर एक और ट्रेन के नीचे थोड़ा सा आया। एनीवे, ब्रेन इंजरीज थी, लेग इंजरी थी और कुछ इंजरीज। और आप घर में उसका वेट कर रही थी, वो नहीं आया तो आपने पुलिस कॉल की, जो आप बता रही थी? क्योंकि मुझे थोड़ी तो नो हाउ थी कि क्या करते हैं। तो मुझे बस यही था कि जैसे अब यहाँ पे कहते हैं सिंगल औरतें जो हैं वो रहती हैं, सिंगल औरतों का बस यही है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डरती हैं या बहुत ज़्यादा वो किसी फियर में हैं, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो फिर ये कि या तो आप पुलिस कॉल करें या फिर इन्हीं के किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करें रेदर देन कॉलिंग दिस नेबर, दैट नेबर, यू नो, दैट पर्सन, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। तो उस वक्त यही था, मेरी सिचुएशन थी कि मैं बाहर सड़कों पे निकलूं ढूंढने के लिए या मैं क्या करूं। तो मुझे यही समझ आई कि पुलिस ढूंढ सकती है। तो ये टाइम क्या था? रात का टाइम था? हाँ जी, रात का टाइम था। और मुझे इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मेरा बेटा एक तो कभी लेट नहीं होता, वो हमेशा टाइम पे घर आता है, और दूसरा ये कि उसका फ़ोन ऑफ नहीं होता, और उसकी अगर बैटरी भी लो होने वाली होती थी तो वो मुझे पहले बता देता था। और इस वजह से मुझे ये ज़्यादा मैं परेशान थी। और मैंने जिस तरह से ढूंढना शुरू कर दिया था ऑलरेडी, और फिर पुलिस ने आके बताया वो कुछ मदर के अंदर होती है एक ऐसी सेंसेस होती हैं, तो वो काफ़ी बड़ी इंजरी थी जिसकी वजह से। आपने जब वो बेटा घर नहीं आया तो आपने पुलिस कॉल की? हाँ जी, भी मेरा बेटा नहीं मुझे मिल रहा और ना ही वो फोन उसका मिल रहा है, ना ही वो आया है। तो फिर पुलिस ने वो सर्च स्टार्ट की, तो अब तक वो पहुंची और उन्होंने आपको? बिल्कुल। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल गई, उसके पीछे आप बता रही थी कि हाँ, वही लोग मुझे लेके गए। अब यही तो है कि अच्छा किया शायद, क्योंकि वो लोग अपनी मतलब साथ मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने वो सारी, उसको ऑलरेडी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था, उसकी उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। और फिर ये था कि वो कोमा में रहा 3 months, उसके बाद रिहैब में रहा। उसके बाद उस वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे केयर गिवर, एज ए केयर गिवर मुझे अपने बेटे को टाइम देना था। फिर कुछ अर्सा, क्योंकि मैं भी एग्जॉस्ट थी और इसके भी कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको था, जो इसके
इस इंजरी के आफ्टर होता है, तो वो उसको डील करने के लिए मैं भी फिर मैंने कुछ वीक्स पाकिस्तान में गुजारे, फिर वापस आके दोबारा से मैंने फिर आप उस जॉब पे नहीं गई तो आप रियल एस्टेट की तरफ आ गई? नहीं, उसके बाद में जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत अच्छी कंपनीज की तरफ से ऑफर्स आने लग गई। डाउनटाउन में बहुत बड़े नाम हैं, उन कंपनीज की ऑफर आने लग गई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा जो है वो नहीं है, और जॉब मिलना आसान है इस फील्ड में, लेकिन ये जो जॉब है ये थोड़ी सी इट्स लिटिल बिट मोर टफ एज कम्पेयर टू द अदर जॉब्स, क्योंकि इसमें आपको अवेलेबल होना होता है 24/7 इमरजेंसी के लिए। आपका माइंड में होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग में आग लगी तो वो आपको कॉल करेंगे। अगर बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको उस वक्त डिसीजन लेना है। अच्छा। तो क्योंकि ये मोर अबाउट द डिसीजन मेकिंग, को आपको इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, ये आपको फिर तो फिर आपने डोरवाल को फिर छोड़ दिया और डाउनटाउन चले गए? हाँ, अच्छा, क्योंकि डोरवाल उन्होंने मेरा वेट किया उन्होंने, मैं अभी तक उनके साथ बहुत अच्छे कांटेक्ट में हूँ। उनको मैंने ये कहा कि मतलब उन्होंने मुझे कुछ अर्सा वेट किया, फिर वो मेरे पास आए पूछने के लिए, तो मैंने कहा कि आप किसी और को हायर कर लें क्योंकि दे नीड समवन। तो मुझे लगा कि मेरा कुछ पता नहीं है अभी कि मुझे कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान में, और मुझे नहीं पता कि वापस आके मेरे बेटे की क्या कंडीशन होगी, तो इस वजह से वो मैंने छोड़ दी थी जॉब। और उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान से वापस आई तो मुझे ऑलरेडी ऑफर्स, मैं जब पाकिस्तान में थी तभी आ रही थी, तो मुझे ये हुआ कि मैं ये जो कर रहे हैं काम, ये जो डोरवाल वाला जो है, ये तो एक फैमिली बेस्ड कंपनी है, तो मैं क्यों ना जो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनमें सीखूं अच्छा काम। तो सीखने का जैसे मुझे शुरू से शौक था, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी बड़े स्ट्रक्चर में सीखती हूँ जहाँ मुझे पता चले कि ये काम होता कैसे है। और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे कितना अर्सा फिर आपने वहाँ पे जॉब की डाउनटाउन में मैंने ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स की। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये शौक हुआ कि मैं अपना काम करूँ? नहीं, मेरे जॉब के दरमियान में ही मुझे हमेशा से लोगों ने ये कहा था कि तुम सेल्स में बहुत अच्छी हो, तुम रिकॉर्ड कायम कर लेती हो सेल्स में, यानी कि तुम्हें जिस बिल्डिंग में भी वो ज़्यादातर मुझे मुश्किल बिल्डिंग्स ही देते थे कि जो भी तुम्हें पोर्टफोलियो दिया जाता है, मुश्किल पोर्टफोलियो, उसमें तुम एक तो कस्टमर्स को बड़ा रिलैक्स रखती हो, क्लाइंट्स बहुत खुश रहते हैं, और दूसरी बात यह कि 0% वैकेंसीज हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसी में आगे ग्रो करो। अच्छा। तो मैंने साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे भी अपना स्कूल जाना शुरू हो गए थे, तो मैंने इवनिंग में ये कोर्स लेना शुरू कर दिया कॉलेज में भी। अच्छा, ये इसका प्रॉपर्टी का अच्छा, इसका रियल एस्टेट का कॉलेज में भी ये देखो बैक से, तो मैंने वो लेना शुरू कर दिया, और मुझे मज़ा आने लगा। मतलब मेरा ये होता है कि नॉलेज गेन करना, मुझे वो बुक्स पढ़ के बहुत मज़ा आने लगा। फ्रेंच में कोर्स था या इंग्लिश में कोर्स था? कोर्स मैंने इंग्लिश में लिया। अच्छा, लेकिन उसका एग्जाम मुझे फ्रेंच में लेना। अच्छा, वो मैंने फिर बाद में अपने नोट्स ट्रांसलेट खुद ही कर लिए थे। अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ कि फिर उसके बाद मेरे पास ये लाइसेंस 2 साल हो गए हैं, 2 साल से था, और मैं उसको साथ साथ थोड़ा बहुत उस पर काम कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जस्ट मैंने उसको जैसे एज ए सेफ साइड रखा हुआ था, एक शौक के लिए, उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग्स में लेती रहती थी, उनकी होती हैं ओएससी की काफ़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। रियल एस्टेट को फुल टाइम जॉब के साथ करना तो काफ़ी टफ था। जब मैं फुल टाइम जॉब के साथ कर रही थी, उसके बाद एज ए सिंगल मदर और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ खुद करना, वो बहुत टफ था। और इसको मैं इसलिए छोड़ना नहीं चाह रही थी कि इसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलती है इस काम में। अच्छा, तो ये काम रियल एस्टेट का हाँ जी, रियल एस्टेट का काम जो है वो मुझे काम नहीं लगता, वो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपना मतलब मेरा हॉबी है, इट्स माय हॉबी, और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो इसलिए ये था कि मैं लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं पेशेंट हूँ, और सबसे जो बढ़ के है कि उनको लगता है जैसे मैं ग्रीडी नहीं हूँ। तो मुश्किल, हाँ, कोई लालच आपके अंदर नहीं है, वो ये समझते हैं कि हाँ ग्रीडी नहीं हूँ। और वाकई मुझे अगर
मतलब मुझे किसी को ये सजेशन देनी पड़ती है कि आप अपना घर ना बेचें, ये आपको फ़ायदा दे रहा है, तो मैं आई डोंट माइंड टेलिंग देम दिस। हालांकि उसमें आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हें एडवाइस करती हैं अगर उनको अपना नुकसान ना करो। अच्छा। लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन मैं उनको हमेशा से ऐसी एडवाइस देती हूँ जो उनके लिए बेहतर है। तो मुश्किलात ये हैं कि लाइक आपका कोई स्केड्यूल नहीं होता, यू नो, आपको किसी वक्त भी कहीं पे भी जाना पड़ जाता है, और कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ एट फर्स्ट, यू नो। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पे रख के आपको सबसे पहले कस्टमर को ही प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मुझे कभी रात के 2 बजे तक भी काम करना पड़ जाता है, नॉट इन टर्म ऑफ विजिट्स तो डे में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क होता है वो हमें घर आके ही करना पड़ता है, यू नो, या फिर ऑफिस में बैठ के करना पड़ता है। तो सपोज अगर ऑफिस भी मतलब बंद हो गए हैं तो जाहिर बात है फिर मुझे। तो आपने घर में भी ऑफिस बनाया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरा सेंट्रोपोलिस पे भी ऑफिस है, जो हमारी एजेंसी का ऑफिस है वो भी 5 o'clock तक खुला होता है, उसके बाद भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 के बाद हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आई वर्क फ्रॉम होम। तो फिर आपने अपना इसी दौरान में आपने अपना घर भी खरीदने के बारे में सोचा कि खरीदा जाए? मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी आज से 5-6 साल पहले। अच्छा। क्योंकि मुझे शुरू से पाकिस्तान में भी मेरे प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे शुरू से प्रॉपर्टीज़ का शौक़ था। ये शौक़ हमारा शायद फैमिली से है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत प्रॉपर्टी बाइंग में है। तो घर खरीदना आपका ख्याल है कि प्रॉफिटेबल एक चीज़ है ना, बजाय कि आप बैंक में पैसा रखो? हाँ, बेहतर ये कि आप कोई चीज़ खरीद लो, उसमें प्रॉफिट है। मुझे बैंक में पैसा रखने का तो आपको कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन मुझे तो इसका बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और प्रॉपर्टी हमेशा से ऊपर जाती है। लॉन्ग टर्म में देखें तो प्रॉपर्टी हमेशा से ऊपर जाती है। हाँ, हो सकता है आप 2-3 महीने या 6 महीने में उसकी वैल्यू वर्थ देखना चाह रहे हैं तो आपको कोई इतना एडवांटेज फील नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा से कम से कम कितने साल, एक घर ले लिया, कितने साल बाद उसको बेचने का सोच के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो कितना साल, मतलब 2, 4, 5 साल बाद? डिपेंड करता है, कुछ वैल्यू जैसे अब डिपेंड करता है रेट के ऊपर, बाकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बाकी बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो फैक्ट करते हैं इसको। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक आइडियल टाइम है वो 2 इयर्स है, कि 2 इयर्स में आपको पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी को वर्थ कीपिंग और वर्थ सेलिंग। और फिर उसमें ये होता है कि आपकी अगर इंटरेस्ट रेट होता है, जो पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है वो भी कुछ कम हो जाती है। फिक्स इंटरेस्ट में पेनल्टी जो है वो ज़रा हाई होती है, काफ़ी वेरिएबल में कम होती है, और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्गेज किस तरह की है। तो उस सब फैक्टर्स को अपने ध्यान में रख के आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो वैल्यू ऊपर जाती है वो वैल्यू आपको 1-2 साल में पता चल जाता है, साल के बाद ही आपको पता चल जाता है कि पिछले साल हमने घर लिया था, इस साल इस घर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। जो जैसे मैं बताती हूँ कि अगर मैंने घर लिया था ये 2016-17 में, अब इसकी वैल्यू जो है वो डबल हो चुकी हुई है। एक मकान खरीदना है तो क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देख लेनी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके पहले देखकर? ये तो डिपेंड करता है कि घर खरीद कौन रहा है। अगर एक नॉर्मल फैमिली घर खरीद रही है अपने रहने, हम नॉर्मल बात करते हैं, अच्छा, उसके लिए तो जाहिर बात है डिपेंड करता है। अगर तो वो जो फैमिली खरीद रही है उसमें लोग हैंडी नहीं है और वो लाइक ज़्यादा वो रिपेयर का या मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि फिर नई प्रॉपर्टीज़ ली जाएं, वो लोग नई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। अगर लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं उसमें, जैसे स्मॉल लाइक लेबर, लाइक पेंटिंग, ये वो छोटी मोटी चीज़ें चेंज करना, यू नो, ये वो, तो फिर वो उस हिसाब से थोड़ी सी पुरानी कुछ अच्छी कीमत पे भी ले सकते हैं। फिर उसमें बैठ के आहिस्ते से रेनोवेट करते रहते हैं, उसकी वजह से हाँ उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, पेंटिंग, फ्लोर चेंज करना, थोड़ा बहुत इस तरह की, यू नो, मेंटेनेंस वर्क। तो उसके अलावा ये है कि अब कुछ लोग जो हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकते, लॉन का, यू नो, स्नो रिमूविंग का, उन लोगों के लिए कॉन्डोज बेहतर हैं। डिपेंड करता है। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है भाई, स्नो साफ करनी सर्दियों में, कि नहीं? आपको कैसा लगता है? आपके घर के बाहर तो काफ़ी स्नो है, तो आपको कैसे सफाई करना अच्छा लगता है? पता है, इसके लिए भी आपको कंपनीज मिल जाती हैं जो आके आपकी स्नो करती हैं। जैसे मैंने कंपनी हायर की हुई है जो उसका होता है, सर्दियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसमें अच्छा, वो 6 महीने का पे कर देते हैं। हाँ, वो 6 महीने का पे कर देते हैं और वो आके जैसे स्नो होती है वो आके क्लियर कर देते हैं।
बाकी जो थोड़ी बहुत होती है वो वर्कआउट के तौर पे, अगर आप हर चीज को पॉजिटिव लें, काम तो Exercise करना के ही तौर है। पे। हाँ, काम तो करना ही है। मैं यही सोचती हूँ जो काम करना है और पता चले कि आपको ये करना ही करना है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर डाल दें कि क्यों ना मैं वर्कआउट हो जाता है, थोड़ी सी हमसायों के साथ हेलो हाय हो जाती है, इसी बहाने में बाहर निकल जाती हूँ और इसके बाद मैं एक अच्छा सा कॉफी का कप बना के पीऊंगी तो ज्यादा मजा आएगा। सही बात है, तो सही बात है, ये अच्छी बात अगर है। ये वरना कोई अपार्टमेंट ले ले और उसमें आराम से छुप के कॉन्डो में बैठ जाए, हाँ। बस उठे और निकल जाए, हाँ। उसमें फन कोई नहीं है। लेकिन उसमें भी आपको कॉन्डो फी देनी पड़ती है। हाँ, कॉन्डो फी देनी हाँ, पड़ती इसमें है। ये है कि आप कॉन्डो फी बात वहीं पे ही आ जाती है एट द एंड। इस पे ये कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप खुद से स्नो साफ करना चाहते हैं या आप किसी को हायर करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्डो फी में आपको कॉन्डो फी देनी ही देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप स्ट्रेस फ्री हैं, यू नो, वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके अलावा रूफ वगैरह का भी वो सीमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस तरह की फैमिली जो है उसको क्या लेना चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली को एक घर ले लेना चाहिए। जो मेरी वैसे सजेशन है आमना, कि मैं कहती हूँ 3 पोर्शन वाला घर लो, मिड में खुद रह लो, बेसमेंट और अपर पोर्शन रेंट पे दे दो, ताकि वो पैसे जो आए वो आपके मॉर्गेज में चले जाएं और आप मिड में आराम से थोड़ा बहुत डाल के बैठ जाओ। क्या ख्याल है वैसे, ये आइडिया सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ इससे, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे टेनेंट्स हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इट्स अ लिटिल बिट नॉट टू हार्ड। लेकिन पहले चूज करना, आई विल से कि अगर आप अच्छे टेनेंट चूज कर लेते हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक वरना है। कई तो ऐसे आ जाते हैं जो रेंट भी नहीं देते और निकलते भी नहीं है। हाँ, निकाला जा सकता है यहाँ पे, इसलिए रेंटल मैंने बोर्ड कहा वाले कि होते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी मुश्किलात तो होती है ना। Right. 5-6 महीने साल आपका खवारी का निकल जाता है, कई दफा तो कई अरसा गुजर जाता है, डैमेज कर जाते डैमेज कर जाते हैं, बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए ये है कि मतलब अगर आपको ये काम आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली, या फिर अगर आप इस पब्लिक डीलिंग में है, सेल्स में है और आपको इंसान को जानना आता है तो आप बस अच्छे लोगों को दे दें रेंट पे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब बहुत कम चांसेस हैं, यू नो, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो लोग इतने समझदार होते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, वो नॉलेजेबल भी होते हैं, तो वो अच्छे लोग ही चूज़ करते हैं। और अगर नहीं तो फिर ये कि नो प्रॉब्लम, कम, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस। चलिए, हमने आपका काफ़ी टाइम लिया, मैं अब बात को खत्म, क्योंकि तो बस अब आप ये बताइए, नए आने वाले जो यहाँ कनाडा आ रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ टू द पॉइंट बातें बता दें कि आने वाला क्या क्या करे, ताकि वो मुश्किल जो आपने देखी, जो मैंने देखी, वो लोग ना देखें, पीछे से प्रिपेयर होके। 2-4 सबसे बातों पहले में आपने घबराना नहीं है। हाँ, वो इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है। हाँ, अच्छा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना स्नो से, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना फ्रेंच से, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इंग्लिश से, यू नो। तो और आपने परेशान नहीं होना काम करने से, काम करो, रज खाओ। अब देखें कि काम भी है कि अगर आप काम करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आमना जी, आपको बहुत टाइम हमने लिया और इंशाल्लाह आपकी ये सारी जो स्पीच आपने हमें बताई और अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताए, इससे यकीनन कुछ लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। अब आपका थोड़ा सा हम घर दिखाना चाहेंगे अपने साथियों को, दोस्तों को। चलिए, आप अपने घर का हमें थोड़ा विजिट करवाएं। आइए, चलें, आप कहाँ पे लेके चलेंगे हमें बताइए। ये पहले तो हम आपका किचन दिखाते हैं जो आपने बहुत खूबसूरती के साथ सजा रखा है। कोई नहीं, वो तो अभी हमने खाना खाया तो उससे मैसी हो गया। जी जी बिल्कुल जी। खुद भी किया है, खुद बनाया है। मुझे भी शौक है इंटीरियर डिजाइनिंग का, कुछ आर्ट क्राफ्ट का। कभी टाइम मिले तो मैं इसे हॉबी कर लेती हूँ। जी बिल्कुल। जी, किचन है, अगर आप आगे आना चाहें तो आप आके देख सकते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा ये स्नो है, आप देखें स्नो अंदर तक आ रही वाओ है। माय गॉड, स्नो अंदर तक आ रही है। ये ना हो कि हमारे इस दरवाजे के खोलने से बिल्कुल ही बाहर आ जाए। पहाड़ है और दिस इज आई लव, रियली लव। बिल्कुल मुझे ये बाहर का समय है जो कि अंधेरे में नजर नहीं आएगा। आपके तो पूरे ही टेरेस भर गया ना। चलें, अब आपका थोड़ा सा,
हाँ, मैं साफ वही। कर देती हूँ। चलिए मैं कितने बेडरूम का है आपका ये घर? 3 बेडरूम। अच्छा, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था कि आपने विजिट करना है घर नहीं का। कोई बात नहीं, खैर।